हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। ये मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेट के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और अभी जो मैग्नेटिक डाइपोल की बात हम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें एकदम उसी एनालॉजी के अकॉर्डिंग आती हैं। सब क्लियर एकदम समझ में आ जाता है, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें या डाइपोल और फील्ड के इंटरेक्शन की बात करें। अभी जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड हाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल फील्ड आप समझ आए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम डाइपोल का मतलब क्या है, बार मैग्नेट भी डाइपोल है, करंट करिंग सोलेनॉइड भी डाइपोल है, आप करंट करिंग कॉइल भी डाइपोल है, एक सिंगल लूप करंट कैरिंग वो भी डाइपोल है, तो सब मैग्नेटिक डाइपोल है। और उनकी टेंडेंसी क्या होती है, जो उनका स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो कैसा होता है कि वो उनका नॉर्थ पोल फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहता है, या उधर टेंडेंसी होती है उनको टर्न होने की। अगर वो उस ओरिएंटेशन के अलावा अगर किसी ओरिएंटेशन में हो, इनका जो डाइपोल मोमेंट है कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेट में या मैग्नेटिक डाइपोल में। तो ये जब भी इस ओरिएंटेशन के जब भी ये अदर देन दिस ओरिएंटेशन ऐसा होते हैं तो क्या होता है, उन पर टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क उनको क्या करता है, मीन पोजीशन मीन्स में लाने की कोशिश करता है, मीन्स उसको मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम उस मैग्नेटिक टॉर्क को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। और इससे हमें हेल्प मिलती है, हम किसी एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को हम डिटरमिन कर सकते हैं ऑसिलेशंस की हेल्प से। तो अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डाइपोल की मालूम निश्चित, अगर मास वाली बॉडी होगी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको मालूम है और इनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम मालूम कर लेंगे, तो हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेशंस। तो आइए, तो शुरुआत यहीं से हम करते हैं। बहुत कुछ देख चुके हैं, तो हमारे लिए कुछ बहुत नया नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाइपोल क्या है और उसका इंटरेक्शन क्या होता है, टेंडेंसी क्या होती है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या करना चाहता है, हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे लाइन होना चाहता है कि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे, ओके। सो अगर मान लेते हैं, है ना, कह सकते हैं व्हेन अ मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल एक ही चीज है, इज प्लेस्ड in an external and see, this is uniform field, magnetic field, okay, a magnetic field, it tends to get aligned, okay, in the field, okay, field such that its dipole moment okay, points in the direction of field। ये टेंडेंसी कहां से आती है, दिस टेंडेंसी okay
is due to magnetic torque acting, okay, on the dipole. यही ना होता है इन द एक्सटर्नल फील्ड, एज कैसा होता है, टाउ इक्वल्स एम क्रॉस बी. दिस बी इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये आप जानते हैं. सी दिस इज इक्विलिब्रियम पोजिशन and this equilibrium position is what? Stable equilibrium position. This is stable equilibrium position. Stable equilibrium. So whenever this dipole is displaced from its equilibrium, stable equilibrium position, it experiences torque, magnetic torque, which acts as restoring torque. इस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे? ये मीन पोजिशन में लाने की कोशिश करता तो क्या करेंगे? ये रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे. यही तो है. तो और देखिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऐसे ये वाला, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. सो whenever dipole is displaced from its mean orientation or stable equilibrium orientation, okay, mean or you can say stable orientation, okay, the magnetic torque acts as restoring torque. Okay, so magnetic torque acts as restoring torque. और तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ एम बी साइन थीटा है. और देख रहे हैं. और कन्वेंशनली क्या होता है, अगर देखें तो ये टॉर्क किधर लगता है, ये देखिए टॉर्क ये क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा. आपने एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगने की कोशिश इस पर एक्ट करता है. तो इसको क्या कहते हैं, ये अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसको हम ऐसा लिखते भी हैं. और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है कन्वेंशनली क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है. ओके, द टेंडेंसी ऑफ this torque is opposite to okay angular displacement. क्यों? इसका मतलब क्या है कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो टॉर्क क्या होता है, क्लॉकवाइज लगता है. देखिए ये इसको क्या करना चाहेगा, ये इसको इधर पुल करेगा ऐसे, और ये इसको इधर टर्न करना चाहेगा ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल इधर आना चाहेगा ऐसे नॉर्थ की ओर फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ इधर आना चाहेगा. ठीक है, इस तरह अलाइन होना चाहेगा. तो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, और आप क्या कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं. तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे टर्न कर देंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा. जो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज ले आने की कोशिश करेगा. तो अपोजिट है ना. और अगर कहीं इसको आप नीचे ऐसे दबाते, पहले ये तो ऊपर की है ना ऐसे, अगर इसको पहले नीचे ले आते तो ये फिर ऐसे आना चाहता, एंटी क्लॉकवाइज आना चाहता. तो अब अगर क्लॉकवाइज डिस्प्लेस कर देते इसको ऐसे,
तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज ले आने की कोशिश करता है, यानी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो टॉर्क क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव होता है। हम आगे लिख सकते हैं, इट मीन्स इफ थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या है? एंटी क्लॉकवाइज with respect to mean position, ओके। और सिंपली क्लॉकवाइज ऐसे विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन यहां कर दीजिए, मीन पोजीशन। देन रीस्टोरिंग टॉर्क will be negative मीन्स क्या है? क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा, ओके, ऐसा हो। तो इसको कन्वेंशनली लिख सकते हैं। देन कन्वेंशनली टॉर्क मैग्नेटिक इक्वल्स -mb sin थीटा, ये हो गया। अब अगर किसी बॉडी पर अगर टॉर्क लग रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन की कंपैरिजन में लिखेंगे, तो किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। अगर नेट टॉर्क है, इफ दिस इज नेट टॉर्क, अगर इसको डिस्प्लेस करके हम ऐसे थोड़ा है और ऐसे करके फिर छोड़ दिए, तब तो ये जो टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क होगा ना। तब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा किसी इंस्टेंट पर? तो वो हम लिख सकते हैं, इफ डाइपोल इज what? Released after displacing, तो क्या हो जाएगा? जो ये टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? इस पर नेट टॉर्क होगा। देन रीस्टोरिंग टॉर्क will be net torque on the dipole, ओके। तो अब नेट टॉर्क है तो फिर एक्सेलरेट करेगा डाइपोल को, मीन्स ऐसे इधर ला के ऐसे और छोड़ दिया आपने, तो अब ऐसे चलने लगा, एक्सेलरेट हो रहा, टॉर्क लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ये किसी भी इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। टॉर्क तो लग ही रहा है, टॉर्क पर डिपेंड करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप लिखते हैं ना कि F = ma, ठीक, तो फोर्स तो लग रहा है, एक्सेलरेशन बॉडी का किस पर डिपेंड करेगा? कि मास कितना है। फोर्स तो लगना जरूरी है, मास कितना है, मास पर डिपेंड करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर टॉर्क है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए, देन विल बी नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल एंड देन इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन अल्फा, कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन will depend upon moment of inertia,
moment of inertia of the dipole. ओके, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको? दैट इज टाउ मैग्नेटिक इक्वल्स आई अल्फा. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन. दिस इज क्वेश्चन 2. सो 1 और 2 को अगर लिखते हैं यहां पर तो क्या हो जाएगा? आई अल्फा इक्वल्स माइनस एम बी साइन थीटा. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई अल्फा इक्वल्स माइनस एम बी साइन थीटा. और साथ में अगर कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तब क्या होगा? साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा. फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स. ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, ये क्या हो? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, इनके लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा. साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. देन आई अल्फा इक्वल्स माइनस एम बी. अब ये एम क्या है? इसका मास मत समझ लीजिएगा. एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट माइनस एम बी थीटा. ऐसा हो जाएगा. और साथ में क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? और एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस एम बी आई थीटा. कुछ समझ में आ रही बात? इस इक्वेशन से क्या हो रहा है यहां पर? देखिए ये एम क्या है? मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट. वो तो गिवन करंट के लिए या बार मैग्नेट है तो मैग्नेट के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो अगर m कांस्टेंट है ही है, एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ है, b एक्सटर्नल फील्ड है, अगर उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्या है? चेंज क्या? उसको तो हम मालूम भी कर सकते हैं, हमारे लिए नोन नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट है. तो ये m कांस्टेंट क्या है? मैग्नेट का या डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, एक कांस्टेंट है. बी क्या? एक्सटर्नल फील्ड है, वो कांस्टेंट होगा. और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल का. तो जैसा कन्फिगरेशन होगा डाइपोल का, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा वो आई होगा. तो ये तो सभी कोई बदल नहीं रहा, टाइम के साथ कुछ बदल नहीं रहा है, वैसे ही रह रहा है. हाँ, ये हो सकता है कि थीटा बदल रहा हो. अगर इसको छोड़ दिया है ऑसिलेट करने के लिए, छोड़ दिया है ऐसे, तो वापस जाएगा, मीन पोजीशन की ओर भागेगा, एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा. एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा? एंगुलर स्पीड बढ़ेगी. तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी तो फिर मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड रहेगी. जैसे ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगता है मीन पोजीशन की ओर, और मीन पोजीशन में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? बहुत तेज हो जाता है, तो दूसरी ओर चला जाता है, दूसरे एक्सट्रीम पर जाके रुकता है. फिर रुकने के बाद फिर क्या होता है? फिर मीन पोजीशन से अलग रहेगा तो टॉर्क उस पर लगेगा ही लगेगा, फिर वापस लौटता है, या रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो फिर वापस लौटता है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर मीन पोजीशन मैक्सिमम हो जाता है, फिर उधर भागता है. इसी तरह तो ऑसिलेशन बिल्डअप होता है. तो ये ऑसिलेशंस हम क्या बोलते हैं? अगर ये एम बी अपॉन आई, ओके, इज कांस्टेंट फॉर given field and dipole field and dipole, ऐसा कांस्टेंट है. देन ये टाइम इंडिपेंडेंट है. देन अल्फा, हियर अल्फा दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, and this is proportional to, directly proportional to theta.
देखिए यहाँ पर अल्फा भी लिखे हैं और थोड़ा वैसा ही कुछ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा अल्फा हम लोग ये ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये कैसी कंडीशन हो गई? ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की कंडीशन हो गई। यह कंडीशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की है, यह हार्मोनिक ऑसिलेशन की है। दिस इज कंडीशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, कंडीशन 4 is the condition of हार्मोनिक ऑसिलेशन, यही ना, हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है आप जानते हैं, पहले से कैलकुलेटेड है। आप या तो आप इसको कहते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स एम बी अपॉन आई, ऐसे लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स एम बी अपॉन आई। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं यहां पर, इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, तो हमें नेगेटिव साइन और उससे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन आई, ऐसा हो जाएगा। और साथ में ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी। टी क्या है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। इफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, ये कितना है? ऑसिलेशंस इज टी। तो फिर क्या लिख सकते हैं? देन ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी, ऐसा हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते हैं तब? 2 पाई बाई टी इक्वल्स रूट एम बी डिवाइडेड बाई आई। और ये आपको क्या मिलने जा रहा है? टी इक्वल्स 2 पाई आई अपॉन एम बी। ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, बहुत आसानी से आ गया। ऐसा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई फील्ड का स्ट्रेंथ अननोन है तो ये हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने में। अगर किसी नोन मैग्नेटिक मोमेंट का डाइपोल है और उसको किसी अननोन फील्ड में रखा हुआ है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, सो वन कैन डिटरमिन दिस इज व्हाट? सेकेंड। ओके, सो वन कैन डिटरमिन strength of unknown field using this formula. Okay, one can determine strength of unknown external field by calculating period of oscillation, period of
oscillations of dipole of a dipole of known dipole moment. Okay, known dipole moment. अगर कोई डाइपोल आपको मिला हुआ है तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो एम अगर नोन है तो इसको फिर से वही काम करेंगे। अगर इसको इसी से आप कर सकते हैं। सो वी हैव टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम बी। ओके, सो बी इक्वल्स, बी यहां लेके आइए, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, तो इस तरह से ये 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम, तो आप मालूम कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर डेरिवेशन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी है हमारे लिए। और मैग्नेटोमीटर एक होता है, यही प्रिंसिपल, उसके लिए प्रिंसिपल यही है। इसका यूज़ करके मैग्नेटोमीटर से ऑसिलेट करा करके डाइपोल को और किसी लोकेशन का फील्ड पता कर सकते हैं। तो ये हो गया एक डेरिवेशन और आपको समझ में ज़रूर आया होगा, मैं समझता हूँ। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसका एप्लीकेशन आप समझ ही गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली किसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित ही वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।